photoelectric emission, and we were discussing कि why photoelectric emission is very important. ठीक है, प्रैक्टिकली photoelectric emission फिजिक्स के फील्ड में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे उसने वेव पिक्चर ऑफ या वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कार्ड करके पार्टिकल थ्योरी का फाउंडेशन रखा, तो उसी बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो कल का जो हमारा टॉपिक था तो उसमें हमने जो बेसिक डिस्कस किया था, इफ़ यू रिकॉल, मतलब लास्ट डे का जो टॉपिक था कि हाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, राइट, डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देयर वी सॉ रिगार्डिंग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, है ना, हाइनरिच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि अगर मेटल प्लेट के ऊपर यूवी लाइट, फेंट यूवी लाइट भी गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है। एंड देन हॉलवॉक्स एंड लेनार्ड ने इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि रियली दिस थ्योरी इज़ करेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ इट लेड टू समथिंग कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, छोटा सा थ्योरी है, बट इट वाज वेरी रिमार्केबल थ्योरी, जिसके वजह से आइंस्टाइन को लेटर नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट अस कम टू द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो मैं यहाँ पे नोट शेयर कर रहा हूँ मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा PDF में, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू या ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो प्रणील, एम आई ऑडिबल? प्रणील, यस सर। ओके फाइन। तो देखो स्क्रीन में, तो सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इफेक्ट पे आते हैं। ये हमारा ओवरऑल इसका सेटअप है, यू कैन सी। इस सेटअप में सबसे पहले हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। अब देखो एवैक्यूएट करने का क्या रीज़न है, बहुत सिंपल रीज़न है कि हमें क्या चाहिए था कि लाइट आके मेटल पे गिरेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम देख तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट में से निकला, अगर वो दूसरे मेटल प्लेट में जाके किसी सर्किट में फ्लो करेगा तो वी विल गेट करंट। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज कर पाएंगे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट ज़्यादा होगा, राइट। वी नो दैट करंट इज चार्ज बाय टाइम एंड चार्ज इज n इंटू ई, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल थ्योरी है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और अगर मान लो उस ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो बाय कोलिजन, राइट, बाय कोलिजन मोर इलेक्ट्रॉन्स कुड बी नॉक्ड आउट, ठीक है। कुछ लाइट काइंड ऑफ एमिशन भी हो सकता है, एमिशन ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया गया। इस ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स हैं, एक को कैथोड कहते हैं विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अ बैटरी, दूसरा एनोड है विच इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अ बैटरी। एंड ये जो कनेक्शन है देखो ये डायरेक्ट नहीं किया गया, यहाँ पे एक ऐसा 6 डॉट्स वाला एक सिंबल दिख रहा होगा जिसको कम्यूटेटर लिखा गया है। कम्यूटेटर एक डिवाइस है, एक स्विच है जिससे हम लोग पोलैरिटी ऑफ बैटरी को रिवर्स कर सकते हैं। मैं लैब में दिखाऊंगा, बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है, ठीक है। यू कैन रिवर्स द कनेक्शन, द पोलैरिटी ऑफ द कनेक्शन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम ऑपोजिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने कैथोड को नेगेटिव रखा हुआ है और एनोड को पॉजिटिव रखा हुआ है। बैटरी के साथ एक रियोस्टेट लगा हुआ है जिससे हम वोल्टेज को या करंट को बदल पाएंगे। टू रीड द वोल्टेज अक्रॉस कैथोड एंड एनोड वी हैव यूज्ड अ वोल्टमीटर विच इज़ शोन एज V। एंड करंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक माइक्रोमीटर लगाया गया। वाई माइक्रोमीटर? बिकॉज द करंट विल नॉट बी वेरी लार्ज, प्रैक्टिकली माइक्रो एम्पेयर्स में होता है इसलिए, ठीक है। जो लाइट आएगा उसके लिए एक सोर्स यूज़ किया गया एंड एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में इस सोर्स के साथ कुछ कलर्ड फिल्टर्स यूज़ किए गए थे, राइट, सो दैट वी कैन सिलेक्ट लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर कलर टू फॉल ऑन द कैथोड, ठीक है। ये कैथोड एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मीन्स सच अ मेटल विच हैज़ लो वर्क फंक्शन। लास्ट डे मैं वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन लो होता है, ठीक है, जो विजिबल लाइट से सफिशिएंट एनर्जी या लगभग यूवी विजिबल इस रेंज में लाइट से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, उनको हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। जैसा सीजियम है, बहुत कॉमन फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है। अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ ग्लास ट्यूब, अगर ये ग्लास ट्यूब है जो एवैक्यूएटेड ट्यूब लिखा गया है, देन वी मस्ट हैव अ क्वार्ट्ज विंडो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यू नो
प्रैक्टिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर यूवी, एंड ग्लास जो होता है वो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग अ क्वार्ट्ज विंडो, ताकि जो यूवी लाइट भी अगर आ रहा है तो इट कैन फॉल ऑन द कैथोड एंड द रिजल्टिंग सिचुएशन कैन बी ऑब्जर्व. क्लियर हुआ? इज द सेटअप क्लियर? Yes, sir. राइट. तो नाउ लेट अस सी कि हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें से क्या क्या डेटा निकला. हमें अगेन आई एम टेलिंग दैट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस डायग्राम को याद रखना. ठीक है. अब आते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या क्या था. तो देखो, रिजल्ट में हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांटेड टू नो कि क्या इस चीज़ को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे. और अगर हम वेव थ्योरी का बात करेंगे तो यू नो वेव कैरीज एनर्जी, राइट. वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ अ टर्म कॉल्ड इंटेंसिटी. हमने बहुत बार पढ़ा इंटेंसिटी के बारे में पहले भी. एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एंड हमें पता है कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑल्सो. तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट को चेंज करना है तो हम इस सोर्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, नियर द ट्यूब और अवे फ्रॉम द ट्यूब. और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करना है तो एज आई टोल्ड हम लोग कलर फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट अलग अलग कलर्स का लाइट आके इस पर गिरेगा, राइट. तो नाउ लेट अस सी द रिजल्ट्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स. सबसे पहला, द फर्स्ट रिजल्ट वी विल डिस्कस अबाउट इज कि अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट? ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर कैथोड में से कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन रियली अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड मतलब नेगेटिव में से निकल रहे हैं एंड जाके पॉजिटिव में कलेक्टेड होंगे एनोड में, और जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा. दैट करंट हैज़ बीन नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या देखा गया कि अगर तुमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज, हमें पता है कि करंट मतलब होता है चार्ज बाय टाइम, एंड द चार्ज फ्लोइंग इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अगर मैं वेव थ्योरी का बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट वेव थ्योरी, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ वेव जो होता है, राइट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वेव फ्रंट, है ना. हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा कि जो भी वेव जा रहा है इट इज़ ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स. एनर्जी पूरे वेव फ्रंट पे फैला हुआ है. तो अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो ऑब्वियसली मोर एनर्जी विल बी देयर, राइट. तो if this more energy of the wave is absorbed by the metal surface, so we should get electrons coming out with more energies. That is expected. But why we are getting electrons coming out in greater numbers? ठीक है, इसका कोई क्लियर कट आइडिया हमें नहीं मिल पा रहा. ठीक है, तो यहाँ पे वेव थ्योरी का एक डिस्क्रिपेंसी आया कि वी आर नॉट गेटिंग एनी डायरेक्ट आंसर कि चलो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहा है तो मान सकते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बढ़ रहा है इंटेंसिटी के साथ, इसका कोई डायरेक्ट रीज़न हमारे पास एज सच नहीं आ रहा. पहला बात. दूसरा बात क्या किया गया? दूसरा बात, हमने फोटो करंट को प्लॉट किया कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ. नाउ व्हाट इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड. समझ में आया? मान लो एनोड का अगर पोटेंशियल VA है, कैथोड का VC है, तो VA माइनस VC इज कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. तो हमने क्या देखा कि अगर तुम कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को ज़ीरो भी रखोगे, इफ़ यू कीप द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड एज ज़ीरो ऑल्सो, तो तुम्हें थोड़ा बहुत फोटो करंट तो मिलेगा. ठीक है. और अगर तुम इसको बढ़ाओगे, इंक्रीज़ करोगे, तो फोटो करंट बढ़ता जाएगा. ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि हमें पता है कि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो ऑब्वियसली हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उनमें से बहुत एनर्जेटिक भी है, वो एनोड तक पहुंच जा रहे हैं बिना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का भी, तो करंट है. अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले थे, समहाउ मेटल से निकले थे, वो भी एनर्जी गेन करेंगे, एनोड तक पहुँचेंगे, तो करंट बढ़ेगा. नाउ आफ्टर सम टाइम द करंट इज बिकमिंग कॉन्स्टेंट. तुम ग्राफ को देखो, एक जगह जाके फ्लैट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया. ये जो कॉन्स्टेंट पार्ट है इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट. क्यों कॉन्स्टेंट हो गया? क्योंकि अब हमने इतना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है कि जो सबसे स्लो वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड तक पहुंच रहे हैं. तो इससे ज़्यादा अगर हम वोल्टेज को बढ़ा भी देंगे तो देर इज़ नो बडी एल्स लेफ्ट जो एक्स्ट्रा वहाँ पहुँच सके, तो करंट का अमाउंट बढ़ नहीं सकता, कॉन्स्टेंट हो गया. नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज, जितना तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे उतना सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा. ठीक है. अब अगर हमने इस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया, मतलब कैथोड को बना दिया पॉजिटिव, एनोड को बना दिया नेगेटिव, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल तो जाएगा बट एनोड तक पहुंच नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि एनोड उसको रिपेल करेगा और कैथोड उसको वापस खींचेगा.
तो अब ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाले, कम मतलब किसी तरह, ठीक है, लड़ झगड़ के मेटल सरफेस से निकले थे, अब वो लोग और ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहे, रिपल्शन आ रहा है, तो दे विल स्टॉप रीचिंग द एनोड। तो धीरे धीरे क्या होगा, करंट घटता जाएगा, घटते 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 एक जगह के करंट ज़ीरो बन जाएगा। तो ये करंट ज़ीरो बनने का मतलब क्या है कि हमने इतना ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला था मेटल में से, वो भी जस्ट एनोड पे पहुंचते पहुंचते रह गया, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दिस रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर विच द फोटो करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर हुआ पिक्चर? दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड? बोल सकते हैं ना। कैसे बोल सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है बोलना। सपोज इमेजिन करो कि मेरा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी था के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स था, ठीक। अब वो एनोड तक पहुंचते पहुंचते रह गया, मतलब व्हेन इट इज रीचिंग द एनोड, जस्ट नियर द एनोड, द काइनेटिक एनर्जी हैज बिकम जीरो, इट हैज स्टॉप्ड, राइट। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, के मैक्स, सॉरी जीरो माइनस के मैक्स, राइट। और वी कैन से डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज के मैक्स माइनस जीरो। एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीजेस, है ना। तो हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग, इट इज़ ट्राइंग टू गो अगेन, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तुम्हारा नेगेटिव की तरफ, तो रिपल्शन की वजह से उसका जो उसके ऊपर वर्क डन बाहर से हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, राइट। तो obviously we can say that decrease in kinetic energy will be equal to increase in potential energy, yeah you can say by work energy theorem also, right। तो करने से कितना आएगा, k max इक्वल टू, हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इंटू वी जीरो, सिंपल है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वी जीरो है, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी माइनस ही है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस आ गया। तो k max इज इक्वल टू ई वी जीरो, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रॉब्लम क्या आया, पिक्चर में तुम देखो, हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज किया बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को सेम रखा, तो सभी इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इंटेंसिटी ऑफ लाइट यू आर गिविंग, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि सेम ग्राफ अगर हमने फ्रीक्वेंसी वैरी करके प्लॉट किया तो सैचुरेशन करंट तो फिक्स रहेगा, बट जितना ज़्यादा तुम फ्रीक्वेंसी लोगे उतना मोर नेगेटिव तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल या ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें मिलेगा। तो इस बात का मतलब क्या निकला, क्या बात का मतलब निकला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये तो वेव थ्योरी का बिल्कुल अपोजिट हो गया। वेव थ्योरी कहता है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी स्ट्रांग है तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। समझ में आया? सो वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल्स टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या देखा गया कि अगर तुमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ या रेडिएशन के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रोपोर्शनल है दोनों। ये तो हमने थ्योरी से समझ लिया, बट तुम देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो करके, ग्राफ में देखो न्यू जीरो इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे बिलो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तुम्हें कोई रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, इजेक्ट ही नहीं हुआ। यानी नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इंटेंस रेडिएशन यू आर इंसिडेंटिंग, यू आर मेकिंग फॉल ऑन द मेटल प्लेट, जब तक फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होता, मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। पर वेव थ्योरी कहता है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन बातों का वेव थ्योरी के पास कोई जवाब नहीं है। एंड फाइनली ये देखा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। मतलब
अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सफिशिएंट है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तुम जैसे ही लाइट गिराओगे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब वेव थ्योरी क्यों फेल हो गया? देखो सिंपल बात है, वेव थ्योरी कहता है कि एनर्जी ऑफ द वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट एक के बाद एक आ रहे हैं। समझ में आया? द पिक्चर इज समथिंग लाइक दिस कि मान लो तुम किसी पार्टी में गए, सपोज यू हैव वेंट टू अ मैरिज पार्टी, सपोज खाना खाने गए, गांव में जैसे होता है। ठीक है, कैसा खाना है कि जो बैठ के खिलाते थे, याद करो, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि बैठ सब लोग बैठे हुए हैं एंड एक के बाद एक जो तुम्हारा कैटरर है वो एक के बाद एक आइटम लेके आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कैसे पिक्चराइज करो एक बार दिमाग में, कैसा होता था कि एक बार मान लो सबको वो प्लेट दे के चला गया, एक बार वो सबको ग्लास दे के चला गया, फिर पानी दे के चला गया, फिर राइस दे रहा है, फिर जो भी आइटम एक एक करके दे रहा है। तो अब तुम सोचो, इलेक्ट्रॉन जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मेटल में से निकलने के लिए, उसको धीरे धीरे करके ऐसे वेव फ्रंट फॉर्म में एक एक करके आइटम आ रहा है, एक एक करके एनर्जी आ रहा है। तो अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, अगर उसको पूरा पेट भर खाना खाना है, तो उसको बहुत देर वेट करना पड़ेगा। क्लियर? एंड मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया कि इफ़ यू कंसिडर दिस थ्योरी टू बी ट्रू, अगर तुम वेव पिक्चर को कंसिडर करोगे तो एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अराउंड फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स तो फ्यू डेज भी लग सकता है कैलकुलेशन वाइज। पर प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन निकला इंस्टेंटेनियस विद इन फ्यू नैनो सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस ऑल्सो कंप्लीटली रूल्स आउट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. इज द पिक्चर क्लियर कि Yes, क्यों sir. वेव थ्योरी फेल हो गया? तो बात कुछ ऐसा है कि वेव थ्योरी कहता है कि जो एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेव फ्रंट है। जैसे मान लो बारिश हो रहा है, तो बारिश में जो पानी आ रहा है वो तो बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है, तुम्हें प्यास लगा है, तुम यू आर स्टैंडिंग विथ योर माउथ वाइड ओपन, तुम मुंह खोल के खड़े हो, कितना पानी तुम्हारे मुंह पे गिरेगा? बहुत स्मॉल, राइट? बिकॉज द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट यू आर गेटिंग इज वेरी नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, वो बहुत छोटे से पार्ट ऑफ वेव फ्रंट को ट्रैप कर पा रहा है। ठीक है, पर वहीं पे मान लो इफ़ द एनर्जी वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट, अगर वहीं पे तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ पानी होता, तुम उसको पी जाते, उस ग्लास ऑफ पानी में बारिश में जितना पानी आ रहा है उससे काफ़ी कम पानी है, बट तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। सेम वे में अगर आप मान लो कि उसी पार्टी में अगर बुफे जो होता है, बफे सिस्टम होता कि तुम गए, तुम्हें जितना खाना खाना है प्लेट लिया, खाना खाया, आ गए, तो द प्रोसेस वुड बी क्वाइट फास्ट। तुम्हें इतना देर वेट नहीं करना पड़ता, लाइन में नहीं लगना पड़ता, सबके लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो हियर केम what is known as Planck's quantum theory। यहीं पे आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया और इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया यूजिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट? तो अभी हमने क्या समझा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके ऑब्जर्वेशंस ये कहते हैं कि लाइट इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विथ मेटल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, क्योंकि अगर वो करता तो ऑब्जर्वेशंस जैसे होने चाहिए थे हमें जस्ट ऑपोजिट मिल रहे हैं। क्लियर? तो नाउ लेट अस सी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था एंड हाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड दीज ऑब्जर्वेशंस यूजिंग दैट। ठीक है, तो लेट अस कम टू दैट पॉइंट कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो लेट मी कम टू द पॉइंट। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, एज आई टोल्ड कि आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि इफ़ यू हैव लाइट, ओके, अ बीम ऑफ लाइट इज बेसिकली अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, राइट? तो आइंस्टाइन ने क्या किया? Remember that Einstein had used Planck's quantum theory. Einstein used Max Planck's quantum theory of light to explain photoelectric effect।
ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि अगर मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट है, इफ़ आई हैव एनी बीम ऑफ लाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि देर इज़ अ बीम ऑफ लाइट इज़ बेसिकली is equivalent to a stream of energy packets or quanta called photons. तो हर एक एनर्जी पैकेट या क्वांटा एक पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? फोटॉन्स। एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन का एनर्जी कितना है? इट इज़ h मल्टीप्लाइड बाई न्यू, और वी कैन राइट h c अपॉन लैम्डा। c मतलब पता ही हम लोगों को क्या? स्पीड ऑफ लाइट, राइट? तो ईच फोटोन इज़ बेसिकली अ एनर्जी पैकेट इक्वल टू h न्यू और h c बाई लैम्डा, वेयर न्यू रिप्रेजेंट्स, ये जो न्यू है क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट or frequency of the radiation, okay, and lambda represents its wavelength. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहता है कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो इट इज़ बेसिकली बिहेविंग लाइक अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स और पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, एंड हर एक फोटोन का जो एनर्जी वो क्वांटाइज्ड है, एक पर्टिकुलर अलाउड वैल्यू का ही मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट्स है, एंड हर एक पैकेट का एनर्जी कितना है? h न्यू करके है, विच इज़ एच सी बाई लैम्डा, जहाँ न्यू फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, एंड h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज़ अ फिजिकल कांस्टेंट जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, एंड इस प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, इट इज़ हैविंग अ वैल्यू इक्वल टू, ये पढ़ा होगा पहले भी केमिस्ट्री में, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, या अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इट विल बी अराउंड 4.12 और लाइक दैट 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इट इज़ अ कांस्टेंट विच रिलेट्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विथ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। समझ में आया? अब आइंस्टाइन कहता है कि एक्चुअली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ, आइंस्टाइन कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। क्या बोला आइंस्टाइन ने? कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, दिस इज ड्यू टू फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, यानी एक फोटोन विच इज़ लाइक अ पार्टिकल और अ पैकेट ऑफ एनर्जी, उसके साथ जब एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट कोलिजन होता है, ठीक है, देन इट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, एंड ड्यूरिंग सच अ कोलिजन, in such a collision, right, the total energy is conserved, but the number of photons may not be conserved, but the number of photons may not be conserved. तो इस one second, ओहो, तो क्या बोला कि इन सच अ कोलिजन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, चलो, कि जब ऐसा एक कोलिजन होगा तो नंबर ऑफ photons may not be conserved. So in such a collision what happens, basically I'll just write it once again, in other words, in such a collision what happens कि in such a collision what happens that an electron absorbs
a photon, and if the energy is sufficient, if the energy is sufficient मतलब कितना, greater than or equal to work function phi naught क्या है, work function है. तो in such a collision electron absorbs a photon and if the energy is sufficient मतलब more than or equal to phi naught, then it can be ejected from the metal surface. राइट. अब हर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सरफेस के पास ही था और एनर्जी गेन करते ही वो बाहर आ जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर इजेक्टिंग इट इज सफरिंग कोलिजन्स विद द आयंस प्रेजेंट. यानी जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो दे कम आउट विद वेराइड एनर्जीज, अलग अलग एनर्जीज के साथ निकलते हैं. किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का जीरो है, किसी का बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट वैल्यूज आती है. ओके, इज दैट क्लियर? तो व्हाट वी कैन से दैट as in this course the electrons may suffer collisions as well. So all the electrons do not have equal energies. Instead, the kinetic energies of the emitted electrons lie between zero to a maximum given by अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम जीरो हो सकता है, अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है. तो अब सोचो मैक्सिमम किसका होगा? जिसको कोलिजन ऑफ फोटोन, कोलिजन बाय फोटोन के थ्रू एक एनर्जी मिला, उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा था, वो सीधा निकल गया, कोई कोलिजन वगैरह नहीं किया, तो उसी का एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसका कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का. अदरवाइज जितना एनर्जी मिला वो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के बाद वो सीधा निकल गया लेकर के. तो ऑब्वियस सा बात है कि हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा के मैक्स, वो कितना होना चाहिए? It should be only the difference of the absorbed energy which is h nu, energy of photon, minus work function. तो ये जो एनर्जी का हम लोगों ने बैलेंस किया, ये जो इक्वेशन हमें मिला, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसी इक्वेशन का नाम क्या है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. समझ में आया? Here Kmax is what? Maximum kinetic energy with which an electron, photoelectron can come out. Nu is the frequency of instant light and phi 0 represents the work function of the metal. Phi 0 क्या है? Work function of the metal है. So this is the basic version of Einstein's equation. Clear हुआ यहाँ तक? Is this clear? Yes, sir. अब आते हैं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा एंड दैट इज़ वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, बेसिक वर्जन को. अब बाकी ऑब्जर्वेशंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो नाउ सी, वी ऑलरेडी नो, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट we know
दैट के मैक्स जो होता है इट इज़ इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने अभी वही पढ़ा कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी हम कह पाएंगे कि हमारा E इंटू वी ज़ीरो विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड वर्जन ऑफ द सेम इक्वेशन। एंड इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा घुमा के सोचूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि V नॉट विल बी इक्वल टू एच बाई ई मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। और अगर तुम इस चीज़ को देखो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज़ अ लीनियर इक्वेशन हियर। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके इसको दिखाऊँ, इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ where I am plotting stopping potential का magnitude on the y axis and nu on the x axis, तो obviously you can say from the graph कि ये जो ग्राफ बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप h बाई ई है और जिसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, कितना है, माइनस फाई ज़ीरो बाई ई। यानी अगर मैंने इसी ग्राफ को बनाया, इफ़ आई प्लॉट दिस ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, मुझे कुछ ऐसा एक लाइन मिलना चाहिए, मुझे ऐसा एक लाइन मिलना चाहिए। एंड अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करता हूँ, इफ़ आई प्रोड्यूस दिस लाइन, अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करता हूँ तो आई एक्सपेक्ट दैट ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, एट द वैल्यू माइनस फाई ज़ीरो अपॉन ई। एंड इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू एच बाई ई, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। इसीलिए अगर हमने अलग अलग मेटल्स के लिए बनाए तो उन सब मेटल्स के लिए जो लाइंस बनेंगे उनका स्लोप इक्वल होगा। एंड हमें पता है कि इक्वल स्लोप के लाइंस पैरेलल होते हैं। दैट इज़ वाई इन द डायग्राम व्हेन वी सॉ द ऑब्जर्वेशन द लाइंस वेर पैरेलल। क्लियर? तो आइंस्टाइंस थ्योरी कैन एक्सप्लेन दिस वेरी इजीली। कभी कभी क्वेश्चन में हमें के मैक्स वर्सेस न्यू ग्राफ प्लॉट करने आता है, तो सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें कहा जाए कि यू प्लॉट अ ग्राफ विथ के मैक्स एज अ फंक्शन ऑफ न्यू, तो याद रखना कि के मैक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई ई होता है। यानी ग्राफ हमारा सेम बनेगा, ओनली डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा ओनली माइनस फाई नॉट के बराबर, एंड जो स्लोप होगा वो होगा ओनली प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। Is that clear? Yes, sir. Fine. Now let us come to the third part, जहाँ हमने देखा था एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात आ रहा था। तो we know that for emission to occur, for photoelectric emission to occur, अगर really इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इफ़ रियली द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग आउट, इट इज़ ऑब्वियस कि जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो ज़ीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बट वी सॉ दैट के मैक्स वॉज नथिंग बट के मैक्स वॉज एच न्यू माइनस फाई नॉट, राइट। यानी हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कुड राइट दैट we can write that h nu minus phi naught should be more than equal to 0। यानी हम कह सकते हैं कि nu should be more than equal to phi naught by h। अब देखो phi naught वर्क फंक्शन है, इट हैज़ डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट है विच हैज़ डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इनटू टाइम। तो ऑब्वियसली वी कैन से कि एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी को something, it should be more than equal to something which has dimensions of frequency, right। तो ये जो phi naught by h है which has dimensions of frequency, इसे हम कहते हैं nu naught, which is known as the threshold frequency for emission। यानी threshold frequency हर मेटल का अपना अपना होगा because it depends on the work function of the metal। Is that clear? समझ में आया? तो दिस ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स दैट एक्चुअली अगर हमें एमिशन चाहिए तो मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए विच इज़ न्यू नॉट, एंड दैट न्यू नॉट इज़ फाई नॉट बाई एच। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट फॉर एमिशन टू ऑकर,
हमारा जो वेवलेंथ है, देखो फ्रीक्वेंसी अगर फाई नॉट बाई एच से ज़्यादा होगा तो हम अगर इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो न्यू को क्या लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा लिखेंगे, राइट। तो वी कैन राइट दैट लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट, राइट। फॉर एमिशन टू ऑकर लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट। इस एच सी बाई फाई नॉट को कहेंगे कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एक मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। एंड दैट इज़ वाई हमने देखा था एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में कि एक फेंट यूवी लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है बट स्ट्रॉन्ग रेड लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि फेंट यूवी लाइट वाले का ओके, बिकॉज फेंट यूवी लाइट वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी लाइट इज मोर देन रेड लाइट। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? लेट अस कंटिन्यू विद द पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि आइंस्टाइंस थ्योरी से अगर हमने टर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई किया तो हम इजीली सारे एक्सप्लेनेशंस या सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि अगर हमें एमिशन चाहिए, इफ़ आई वांट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, जस्ट अ मोमेंट, if I want the photoelectric emission to take place, my frequency should be at least equal to a certain minimum जिसका नाम है threshold frequency, और my wavelength should be at most equal to a certain maximum जो threshold wavelength है which is hc by phi naught। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि एक चीज़ हमें ध्यान देना है, important note, कि if phi naught is in EV, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में है, देन ये जो लैम्डा निकलेगा वी कैन राइट इट्स एज 1242 बाई फाई नॉट इन नैनोमीटर। किस में निकलेगा? नैनोमीटर में। अगर तुमने फाई नॉट को वर्क फंक्शन में एक्सप्रेस किया तो ये जो एच सी का जो कन्वर्शन आएगा वो कितना आएगा? 1242 आएगा, ठीक है। इट विल बी 1242, ओके, एंड देन यू विल गेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। क्योंकि मैंने तुम्हें देखो बताया था यहाँ पे ऑलरेडी कि जो एच का वैल्यू होता है वो कितना होता है, इट इज़ 6.626, रिटन समवेयर 6.626 10 to the power -34 और 4.12। थोड़ा और अगर तुम मतलब डिटेल्ड थ्योरी में देखोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर करता है कहीं कहीं पे, अगर हमने पूरे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज़ लेके किए तो ये लगभग 4.14 के आसपास आता है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू कैलकुलेटेड टू मोर नंबर ऑफ डेसिमल्स 4.14 के आसपास आता है ये। तो दैट इज़ वाई मल्टीप्लाई करने से वो 12.52 ऐसा एक फ्रैक्शन आएगा। तो इसीलिए कन्वर्जन क्या आता है 1242, ठीक है। तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 12.42 आ जाएगा। तो 1242 बाई फाई नॉट, दिस मच विल बी इन नैनोमीटर। अगर फाई नॉट ईवी में है तो लैम्डा हमारा नैनोमीटर में निकलेगा। क्लियर? तो अगर हम इस चीज़ को पुट करेंगे तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट के मैक्स की जगह तुम लिख सकते हो, यू कैन पुट इट सिंपली के मैक्स एंड फाई नॉट की जगह एच न्यू नॉट बिठा दो तो आ जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होगा जितना बढ़ेगा तो लीनियरली हमारा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज़ वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा था लीनियरली, राइट, नॉट प्रोपोर्शनली बट लीनियरली, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट के मैक्स इज ई वी नॉट। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि जहाँ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसके कई सारे फॉर्म्स है, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेम इक्वेशन एंड ऑल दिस फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल, एक के बाद एक हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके पहले मैंने यहाँ पे 2 वर्जन्स लिखा था, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, एंड यू कैन कॉल दिस वन एज द थर्ड वर्जन। ये हमारा थर्ड वर्जन है, ये हमारा फोर्थ वर्जन है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन्स आर देयर। अब आते हैं कि लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारा था कि वाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये 1-to-1 कोलिजन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ कोलाइड करके निकल सकता है, उससे हज़ारों फोटोन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई द प्रोसेस इज़ वेरी क्विक। एंड फाइनली वी नो दैट इंटेंसिटी in this picture, intensity is proportional to number of photons, ठीक है, is proportional to number of photons incident per unit area per unit time, incident
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसीलिए जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, और अगर इन फोटॉन्स का एनर्जी सफिशिएंट है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वाई मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, एंड दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग द करंट इंक्रीज या इंक्रीज इन करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? तो सारे ऑब्जर्वेशंस हम बहुत सिंपली आइंस्टाइंस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड फॉर दिस रीज़न आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में यहाँ तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? Yes, sir. No, sir. No, sir. अब जैसे देखो, अगर तुम क्वेश्चंस पे आओगे, इफ़ यू कम टू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो जस्ट लेट मी कम टू द क्वेश्चंस ऑल्सो। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक है, यू कैन जस्ट टेक आउट द एनसीईआरटी बुक। ओके, यू कैन गेट एग्जाम्पल 11.1, 11.2, सारे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है एनीवे। तो अगर तुम एक्सरसाइज में आ जाओ तो सबसे पहले यू कैन कम एंड चेक ये जो क्वेश्चन है, I'll just share it on the screen. तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 11.2 नंबर क्या बोल रहा है? वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंस्टेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। What is the maximum kinetic energy of the emitter electrons, stopping potential and maximum speed? तीन चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस राइट डाउन वन बाय वन हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्वेश्चन 11.2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11.2 एक्सरसाइज का, तो हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ 2.14 EV, 2.14 EV, ठीक है। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़। अब देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, कॉमन तरीका क्या होता है कि हम लोग फाई नॉट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मैंने बताया कि ईजी वे इज़ टू गो बाई 1242 वाला अप्रोच, वो ईजी हमें एक्सप्लेनेशन देता है। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। देखो हम अगर न्यू हमें पता है तो इंसिडेंट वेवलेंथ कितना होगा, हमें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द वेव बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये लाइट है तो स्पीड कितना होगा, c के बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻14, यह आ जाएगा हमारा लैम्डा मीटर में। 3/6 मतलब 0.5 होता है। तो ठीक है, तो 0.5 × 10⁻⁻ हो जाएगा -7 मीटर। तुम इसको चाहो तो लिख सकते हो 500 × 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं ना, ठीक है। कितना आ जाएगा चेक करो। अगर 0.5 10⁻⁻7 आ रहा है, -6 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी, इफ़ आई टेक इट एज 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर, इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 नैनोमीटर आ जाएगा, आई बिलीव, राइट। ठीक है, सही आ रहा है, देख लो एक बार चेक करके। यस और नो? ओके फाइन। Yes, sir. लैम्डा आ गया, तो हमें क्या क्या निकालना है, लेट मी चेक द वैल्यूज़ वन बाय वन। सबसे पहले हमें निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट हमारा फॉर्मूला है के मैक्स बराबर एच न्यू, या वी कैन राइट एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब देखो मैंने बताया एच सी का कन्वर्शन क्या था, 1242 करके था, ठीक है। तो तुम इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो 1240 भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, नो प्रॉब्लम। तो 1242 बाई नैनोमीटर में तो मैं सीधा 500 कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट आ जाएगा। फाई नॉट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कितना,
2.14, तो आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। हमें कोई अलग से इसको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कितना आ जा रहा है चेक करो, कितना आ रहा है? हाउ मच इज़ इट कमिंग? 5 2 आ गया 10, 24, 5 4 20, ठीक है, तो 42, तो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? डिवाइडेड, बताओ कितना आ रहा है डिवाइड करके? सर 2.48 2.484 आ रहा है, तो 2.48 ले सकते हैं नियरली हम लोग, है ना। तो इफ़ आई जस्ट टेक इट नियरली 2.48, तो आ जाएगा 2.48 माइनस 2.14 दिस मच EV, ठीक है। 1240 ले सकते हैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो आंसर विल बी 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.34 EV। 34 ख़त्म, ठीक है। तो अगर ये 0.34 EV आ रहा है तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकंड पार्ट क्या था? व्हाट वाज द सेकंड पार्ट? टेल मी। सेकंड पार्ट वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत सिंपल, मैंने क्या बताया? E इंटू वी नॉट इक्वल टू के मैक्स, तो वी नॉट क्या आएगा? के मैक्स डिवाइडेड बाई ई। जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, EV में होता है, तो बाई ई करने से ई कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल 0.34 वोल्ट। फिनिश्ड। एंड फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए अब हमें अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो एनर्जी जूल में चाहिए होगा, तो वी कैन राइट के मैक्स विच इज़ हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको तुम 0.34 इंटू कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कन्वर्ट दिस, यहाँ से अगर तुम वैल्यूज पुट निकाल लोगे तो वी मैक्स कितना आएगा? रूट ओवर ऑफ 2 इधर चला जाएगा इंटू 1.6 इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आ जाएगा m। m मतलब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो देन यू विल गेट योर आंसर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट इन मीटर पर सेकेंड, जो भी आएगा, राइट। यू विल गेट द रिजल्ट इन मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज़ द स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहाँ तक? Is this clear? yes sir देखो सेम वे देर इज़ अनदर क्वेश्चन हियर कि क्वेश्चन नंबर 11.3 क्या बोल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो आंसर क्या होगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल। उसको तुम जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सेम वे यू कैन सी 11.5 इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कौन सा ग्राफ था? स्ट्रेट लाइन वाला। तो उसका स्लोप हमारा क्या निकला था? h/e निकला था, रिमेंबर। स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था h/e, तो वो आ रहा है 4.12 10⁻⁻15। तो बस h/e को इसके इक्वेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो e का वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। 11.6 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ν0, लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू, तो प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, तो जो हमारा थर्ड वर्जन फार्मूला था, थर्ड या फोर्थ वर्जन, उसको यूज़ कर लो। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ फार्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड। उन्हीं फार्मूला से हम एक एक अगर पुट करते जाएंगे तो वी कैन गेट ऑल द रिजल्ट्स। क्लियर है? इज इट अंडरस्टूड? yes sir कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? no sir ठीक है, तो छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है दैट इज़ फ्रॉम 11.1 टू 11.9, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना,
हिंट, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ऑल द आंसर्स यू विल गेट फ्रॉम द सेम सेट ऑफ फॉर्मूलास. ओके. Okay, sir.